Good afternoon, students. Today we take the new topic of cardiovascular system, aneurysm. So first of all, we take the definition. An aneurysm is an abnormal bulging and ballooning in the wall of the artery. It occurs when the pressure of blood passing through the part of a weakened artery force the vessels to bulge toward. Means aneurysm एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो आर्टरी की वॉल होती है वो अबनॉर्मली बल्ज या फिर बैलून हो जाती है। मीन्स एक साइड से वो बाहर की तरफ निकल जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनेरिज्म। और ये कंडीशंस क्यों डेवलप होती है? जब हाई प्रेशर से ब्लड कोई भी वीक आर्टरी से पास आउट होता है, यानी उधर से निकलता है और उसका फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसके कारण वो वेसल्स है वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है। तो इस कंडीशन के कारण जो कंडीशन डेवलप होती है उसको अपन बोलते हैं एनेरिज्म। मोस्ट एनेरिज्म अकर इन आयोटा बट दे कैन ऑल्सो अकर इन ब्रेन, हार्ट, इंटेस्टाइन, नेक, थाई एंड नी। यानी मोस्ट एनेरिज्म की कंडीशन है उसका सबसे मेन पार्ट होता है आयोटा के अंदर डेवलप होना। देन इसके अलावा ये बॉडी के अदर पार्ट के अंदर जैसे ब्रेन है, देन हार्ट है, इंटेस्टाइन है, नेक है, थाई है, नी है, इनकी आर्टरीज़ के अंदर भी ये डेवलप हो सकता है। तो जैसे रीनल आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी है, पॉप्लिटियल आर्टरी है, या फिर कोई भी मेजर आर्टरी है, वहाँ पे ये एनेरिज्म डेवलप हो सकता है। अब लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप्स के बेस पे डिपेंड है। फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन शेप। शेप का मीन्स एनेरिज्म किस शेप के अंदर डेवलप हो रहा है, उसके बेस के ऊपर इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, फूसिफॉर्म, सेक्युलर और डिसेक्टिंग। फूसिफॉर्म एनेरिज्म क्या होता है? इट इज़ डिफ्यूज डायलेशन दैट इन्वॉल्व एंटायर सर्क्यूमफ्रेज ऑफ आर्टेरियल सेगमेंट। यानी जैसे कि ये जो सेकंड है जिसके अंदर क्या होता है, फूसिफॉर्म एनेरिज्म डेवलप हो रहा है जो आर्टरी के चारों तरफ डेवलप होता है, यानी पूरी आर्टरी को चारों तरफ से कवर कर लेता है। तो उस टाइप के एनेरिज्म को अपन बोलते हैं फूसिफॉर्म एनेरिज्म। देन सेक्युलर एनेरिज्म, इट इज़ द डिस्टेंशन ऑफ वेसल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वन साइड। यानी इसके अंदर जो सेक्युलर एनेरिज्म है वो क्या करता है, वन साइड के अंदर बल्ज हो जाता है। तो उस टाइप के एनेरिज्म को हम बोलते हैं सेक्युलर एनेरिज्म। देन थर्ड वन आता है डिसेक्टिंग एनेरिज्म। इसमें क्या होता है, हेमरेज और इंट्राम्यूरल हेमेटोमा सेपरेटिंग द लेयर ऑफ आर्टेरियल वॉल। यानी किसी पर्सन के अंदर कोई भी हेमरेज की कंडीशंस या इंट्रा हेमेटोमा की कंडीशन डेवलप होती है ना, इंटीमा जो ये मीडिया जो और एडवेंटिया, ये 3 लेयर होती है किसी भी ब्लड वेसल्स की। तो इसके अंदर मान लो इंटीमा और मीडिया ब्रेक हो जाए या फिर इंटरनल हेमरेज हो जाए, तो ये जो ब्लड है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और निकल के वो उस पार्ट को बाहर की तरफ बल्ज कर देगा। तो उस टाइप के एनेरिज्म को हम बोलेंगे डिसेक्टिंग एनेरिज्म। ये हो गए 3 टाइप बेस्ड ऑन शेप, यानी उस एनेरिज्म के डेवलप होने की शेप कैसी है। एक तो चारों तरफ से बल्ज होता है तो उसको फूसिफॉर्म बोलते हैं, एक साइड से बल्ज होता है उसको सेक्युलर बोल देते हैं, और एक है वो हेमेटोमा या इंट्राम्यूरल हेमरेज के कारण डेवलप होता है तो उसको अपन डिसेक्टिंग एनेरिज्म बोल देते हैं। अब आता है बेस्ड ऑन कोज, कि कौन कौन सी कोज होते हैं जो एनेरिज्म डेवलप करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स है, ट्रू एनेरिज्म एंड फॉल्स एनेरिज्म। तो ट्रू एनेरिज्म क्या होता है, दिस इज रिजल्ट ऑफ स्लो वीकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल कॉज्ड बाई लॉन्ग टर्म डिजीज सच एज हाइपरटेंशन एंड अर्थरोस्क्लेरोसिस। यानी ट्रू एनेरिज्म की कंडीशंस है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, और ये कंडीशन जैसे किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम हाइपरटेंशन है या फिर अर्थरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है, तो उन डिजीज कंडीशन के अंदर जो आर्टेरियल वॉल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और वीक होने के कारण वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई होती है तो ब्लड सप्लाई उस वीक आर्टरी के उस पार्ट को बाहर की तरफ बल्ज कर देती है। तो उस टाइप के एनेरिज्म को अपन बोलते हैं ट्रू एनेरिज्म। तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट और सेकंड है, सेक्युलर और फूसिफॉर्म एनेरिज्म है, ये दोनों ट्रू एनेरिज्म के टाइप्स है। यानी किसी पर्सन को अर्थरोस्क्लेरोसिस है या फिर हाइपरटेंशन है, और यहाँ पे हाइपरटेंशन के कारण इस ब्लड वेसल्स का एक पार्ट वीक हो जाता है। अब जब ब्लड यहाँ से जाएगा तो वो जो वीक पार्ट है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा। तो इस टाइप के एनेरिज्म को बोलेंगे ट्रू एनेरिज्म। फिर आता है सेकंड फॉल्स एनेरिज्म। फॉल्स एनेरिज्म के अंदर क्या होता है, इसको अपन सीडो एनेरिज्म भी बोल सकते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई ट्रोमेटिक ब्रेक इन द आर्टेरियल वॉल। यानी जो आर्टेरियल वॉल है उसके अंदर ट्रोमेटिक ब्रेक के कारण, जैसे ये डिसेक्टिंग बोल सकते हैं या फिर फॉल्स एनेरिज्म बोल सकते हैं। इसके अंदर इंटरनल वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, वो ट्रोमा के कारण या फिर कोई प्रोसीजर के टाइम ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के कारण
जो ब्लड है उस एडवेंटी और ये मीडिया के बीच में पूल हो जाता है और वो वहाँ का पार्ट को बल्ज कर देता है, तो उस टाइप के एन्यूरिज्म को बोलते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म। तो ये टाइप्स आ गए कोजेज के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी कोज है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। अब अपन टाइप्स पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट इन्वॉल्व। तो इसके अंदर 3 टाइप्स के एन्यूरिज्म है, आयोटिक, सेरिब्रल और पेरिफेरल। तो फर्स्ट वन लेते हैं अपन आयोटिक एन्यूरिज्म। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है आयोटिक एन्यूरिज्म। तो मोस्ट एन्यूरिज्म अकर इन आयोटा, इट इज़ मेन आर्टरी दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड इट इज़ डिवाइडेड इन चेस्ट एंड abdominal aorta। मीन्स जो सबसे मेन आर्टरी होती है आयोटा, वहाँ पे ये कंडीशन सबसे ज़्यादा डेवलप होती है और ये बाद में ये दोनों आयोटा है वो चेस्ट और abdominal aorta के अंदर डिवाइड होता है। तो ये उसके बाद में ये जो कंडीशन है इन दोनों के अंदर डिवाइड हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को भी अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग अपन पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट बात में आता है थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म। तो थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म यदि 4 केसेस के अंदर अपन एक केस देखें तो थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म का डेवलप होता है। इसके अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर बल्जिंग ऑफ आर्टरी हो जाता है। फिर आता है अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म है वो 4 में से 3 केस अब्डोमिनल आयोटा के अंदर देखने को मिलते हैं और इसके अंदर जो अब्डोमिनल आयोटा है वहाँ पे बल्जिंग हो जाएगी आर्टरी के अंदर। तो ये आयोटिक एन्यूरिज्म है जो मोस्ट कॉमनली डेवलप होता है और क्योंकि आयोटा के अंदर इसलिए डेवलप होता है कि आयोटा सबसे मेन आर्टरी है और सबसे ज़्यादा फोर्स वहीं पे डेवलप होता है इस कारण। फिर इसका सेकंड टाइप आता है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। ये सेरिब्रल पार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरीज, उनके अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है। तो इसको पढ़ते हैं। इट अकर इन ब्रेन एंड समटाइम कॉल्ड इन बेरी एन्यूरिज्म। इसको अपन बेरी एन्यूरिज्म भी बोल सकते हैं और ये ब्रेन के अंदर डेवलप होता है। बेरी एन्यूरिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी साइज़ बेरी के अकॉर्डिंग होती है। देन मोस्ट cerebral aneurysm do not cause any symptom but they become large rupture and leak cause stroke। यानी मोस्टली सेरिब्रल एन्यूरिज्म कोई भी सिम्टम्स डेवलप नहीं करते हैं, लेकिन यदि वो लार्ज हो जाए, रप्चर हो जाए या लीक हो जाए तो उसके कारण पर्सन के अंदर स्ट्रोक यानी ब्रेन स्ट्रोक या सेरिब्रल वस्कुलर डिजीज़ है वो डेवलप हो सकती है। CVA की कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब ये आर्टरी रप्चर होगी और लीक होगी तो प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन के सेल्स के पास नहीं पहुंच पाएगी और ब्रेन की सेल्स से धीरे धीरे डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कंडीशन स्ट्रोक की कंडीशन को लीड्स करेगी। एंड अदर सिम्टम्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीवियर हेडेक, सडन वीकनेस, स्टिफ नेक्स, कोमा एंड डेथ। और इसके अलावा ये सिम्टम्स भी इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप्स के अंदर जिसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल एन्यूरिज्म। तो पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर जब एन्यूरिज्म की कंडीशन डेवलप होती है तो उसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल एन्यूरिज्म। देन इसकी जो कॉमन लोकेशन है पेरिफेरल आर्टरीज़ की वो होती है फीमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर ये एन्यूरिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। इट इज़ ब्लड क्लॉट ब्रेक अवे फ्रॉम एन्यूरिज्म, इट कैन ट्रेवल टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्लॉक द आर्टरी। यहाँ पे यदि ब्लड क्लॉट हो रहा है तो ब्लड क्लॉट इस एन्यूरिज्म से दूर जाके और किसी भी बॉडी के कहीं पर भी जाके आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है और बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकता है। तो ये 3 टाइप्स हो गए अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब अपन देखते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर कि कौन कौन से कॉजेज और रिस्क फैक्टर है जो इस कंडीशन को डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फर्स्ट आता है कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़। कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ का मीन्स किसी भी पर्सन की मान लो आयोटा वीक है या कोई भी बॉडी का आर्टरीज वगैरह बहुत ज़्यादा वीक है तो उन पर्सनस के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन अर्थरोस्क्लेरोसिस। तो अर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? फैटी प्लेक की डिपॉजिट होता है आर्टरी के अंदर और आर्टरी के उस पार्ट को वीक कर देता है जिसके कारण वहाँ पे वो आर्टरी का पार्ट बल्ज हो जाता है। देन सीवियर ब्लड प्रेशर। किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है और लॉन्ग टर्म तक रहता है तो यदि रेगुलर ब्लड प्रेशर रहेगा तो बॉडी की पार्ट कोई भी आर्टरी के पार्ट को वीक करेगा और वीक करने के कारण वो सेरिब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशंस को डेवलप कर सकता है। ओवरवेट, बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आर्टरी जैसे लेग वेन के अंदर ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो सकता है तो उसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। स्मोकिंग है तो स्मोकिंग के अंदर क्या होता है? कार्सिनोजेंस प्रेजेंट रहते हैं और कार्सिनोजेंस है वो आर्टरी वगैरह के अंदर जाके उस आर्टरी के पार्ट को इरिटेट करते हैं और वो उस पार्ट को वीक करते हैं जिस कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन फैमिली हिस्ट्री, वस्कुलाइटिस मीन्स ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशंस है तो वो भी आर्टरी को वीक करके एन्यूरिज्म डेवलप कर सकता है। एनी ट्रॉमा इन आर्टरी, आर्टरी के अंदर कोई ट्रॉमा हो जाए
स्टिमुलेंट ड्रग्स जैसे कि कोकीन वगैरह यदि पर्सन रेगुलर कंटेन कर रहा है, डीप वुंड, बहुत ज़्यादा डीप वुंड या इंजरीज वगैरह है तो वो कंडीशंस भी एनेरिज्म को डेवलप कर सकती है। एंड डिजीज दैट वीकन द एयोर्टिक वाल, यानी कोई भी ऐसी कंडीशंस जो एयोर्टिक वाल को वीक करती है, जैसे कि एमआई हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, आयोटिक स्टेनोसिस हो सकता है, ये हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये क्या करता है आयोटा को बहुत ज़्यादा वीक करता है, तो ये कंडीशंस भी एनेरिज्म की कंडीशंस को लीड कर सकती है। अब आते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। वैसे मोस्टली एनेरिज्म के अंदर मैनिफेस्टेशन डेवलप नहीं होते, लेकिन एनेरिज्म क्या करता है, वो जब बल्ज होता है तो आसपास के ऑर्गन को प्रेशर क्रिएट करता है और उसके कारण वो वहाँ पे सीवियर प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। फर्स्ट आता है थोरोसिक आयोटिक एनेरिज्म। यदि थोरोसिक आयोटा के अंदर एनेरिज्म होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, चेस्ट पेन होगा, पेन इन नेक, अपर बैक एंड शोल्डर, तो इन एरियाज़ के अंदर पेन की कंडीशन डेवलप होगी। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के सिम्टम्स अपीयर होंगे और कफिंग की कंडीशंस डेवलप होगी यदि थोरोसिक आयोटा के अंदर एनेरिज्म डेवलप हो तब। कफिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है, उसके कारण हो सकता है। देन अब्डोमिनल आयोटिक एनेरिज्म, इसके अंदर डीप पेन इन द बैक, यानी जो बैक के डीप एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड एट द साइड, और जिस साइड पे एनेरिज्म है उन जगह पे पेन होगा। देन नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फिट, यानी जो फिट एरियाज़ है वहाँ पर नमनेस और टिंगलिंग की कंडीशन डेवलप होगी। क्यों होगी, ड्यू टू द बैक ब्लड फ्लो इन द लेग्स, क्योंकि लेग के अंदर जो ब्लड का फ्लो वापस रिटर्न होगा उसके कारण। देन नोज एंड वॉमिटिंग के सिम्टम्स आएंगे, रैपिड हार्ट रेट हो सकती है और शॉक हो सकता है यदि वो एनेरिज्म रप्चर हो जाए तो इंटरनल हेमरेज के कारण शॉक की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। देन आता है सेरिब्रल एनेरिज्म। सेरिब्रल एनेरिज्म की कंडीशन जब डेवलप होती है तब पर्सन के अंदर सिम्टम्स होते हैं जैसे ड्रॉपी आईलिड, यानी सेरिब्रल एरियाज़ की जो नर्व्स है वो वीक हो जाएगी, तो वीक होने के कारण ये बॉडी के कई पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो उसके कारण सिम्टम्स अपीयर होंगे जैसे कि ड्रॉपी आईलिड्स, मीन्स अपनी जो आईलिड्स है वो अपने आप नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, इसको अपन पोटोसिस भी बोल सकते हैं। डबल विजन, ब्लड यानी दो दो दिखाई देने स्टार्ट हो सकते हैं। पेन अबव एंड बिहाइंड द आइज, आँखों के पीछे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ दर्द हो सकता है। नमनेस एंड वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के वन साइड के अंदर वीकनेस और नमनेस होगा, क्योंकि जिस साइड के अंदर पेन होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड के अंदर वीकनेस और नमनेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन सडन एंड सीवियर हेडेक, सडनली और सीवियर हेडेक होगा क्योंकि जब एनेरिज्म होगा उससे हेमरेज की कंडीशन डेवलप होगी, तो उसके कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और वो सडन एंड सीवियर हेडेक के सिम्टम्स अपीयर करेगा। स्टिफ नेक की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ये भी इसी CSF के कारण होगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है एंड साइन ऑफ स्ट्रोक इफ रप्चर, यदि रप्चर हो गया तो स्ट्रोक के सिम्टम्स भी अपीयर हो सकते हैं। स्ट्रोक क्यों होगा, क्योंकि ब्रेन के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी उसके कारण। देन आता है पेरिफेरल एनेरिज्म। यदि पेरिफेरल एनेरिज्म की कंडीशन डेवलप होती है कोई भी आर्टरी के अंदर, जैसे पॉपुलेटर है, फीमोरल आर्टरी वगैरह है, कैरोटिड आर्टरी वगैरह है, तो यहाँ पे यदि एनेरिज्म होता है तो उसके रिलेटेड सिम्टम्स होंगे लेग एंड आर्म पेन, पेनफुल सोर ऑन टॉय एंड फिंगर, यानी जो टॉय और फिंगर्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगा। देन गैंग्रीन हो सकता है यदि जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा वापस रिटर्न हो रहा है, तो उसके कारण उस एरिया के अंदर गैंग्रीन भी हो सकता है। क्यों, इडीमा होगा, इडीमा होने के कारण वहाँ पर ब्लड पूल करेगा और पूल करके उस एरिया को वो धीरे धीरे गलाना स्टार्ट कर देगा, जिस कारण वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। तो ये सिम्टम्स है वो पेरिफेरल एनेरिज्म के अंदर अपीयर होंगे। तो ये सारे क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू एनेरिज्म डेवलप। अब आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। तो फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलेंगे। देन चेस्ट एक्सरे अपन लेंगे ताकि थोरोसिक एनेरिज्म वगैरह का पता लगा सकें। एंजियोग्राफी करेंगे ताकि किस बॉडी का वेन का कौन सा पार्ट, वेसल्स का कौन सा पार्ट वीक है उसका अपन पता लगा सके। MRI से अपन एनेरिज्म की मेन कंडीशंस देख सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट के अंदर एनेरिज्म है। CT स्कैन और इकोकार्डियोग्राफी से अपन एनेरिज्म की मेन लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब आता है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन एनेरिज्म का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट करेंगे, फिर पेशेंट को मेडिसिन और सर्जरी देंगे। जो दो टाइप के ट्रीटमेंट है, मोस्टली ये ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का एनेरिज्म और उसकी साइज़ क्या है उस पे ऊपर। तो मेन गोल अपना क्या होगा, टू प्रिवेंट एनेरिज्म फ्रॉम ग्रोइंग, कि एनेरिज्म ज़्यादा बड़ा ना हो
आर्टरी रप्चर ना हो उसको बचाने के लिए, और पेशेंट कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर सके नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इस गोल के लिए अपन क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करते हैं। फिर उसके अंदर सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट आता है, तो उसके अंदर अपन बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पेशेंट्स को दे सकते हैं। ये क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है और रिलैक्स करवाता है। देन मेडिसिन दे सकते हैं, जो भी सर्जरी से पहले प्रिस्क्राइब की गई है वो सर्जरी मेडिसिन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे एन्यूरिज्म का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए अपन को सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा कि जो वेन का वो पार्ट जो अफेक्टेड है उस पार्ट से रिलेटेड, क्योंकि उस पार्ट को अपन वापस रीशेप के अंदर तभी ला सकते हैं जब अपन उसकी सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो इसका मेन है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर अपन करते हैं एंडोवास्कुलर रिपेयर। इसके अंदर क्या होता है, द एन्यूरिज्म इज़ नॉट रिमूव्ड बट ए ग्राफ्ट is inserted into the aorta to strain it in the surgery catheter tube insert into the artery through groin or up to the area of aneurysm. Then watching on live area x-ray, the surgeon thread the graft into the aorta to the aneurysm. The graft is then extended इनसाइड द आयोटा एंड प्रिवेंट द एन्यूरिज्म फ्रॉम द रप्चरिंग। यानी इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सर्जन है एन्यूरिज्म को रिमूव नहीं करेगा, उसके अंदर वो कैथेटर है, सर्जिकल कैथेटर है या एफ अपन ट्यूब है, वो इंसर्ट करेगा आर्टरी के अंदर और वो उसको धीरे धीरे उस एरिया के अंदर लेके जाएगा जहाँ पर एन्यूरिज्म डेवलप हो रखा है। फिर वो एक जैसे अपन जो कैथेटर लेके गए थे वहाँ उसके ऊपर एक कैमरा लगा रहता है, उस कैमरा से वो लाइव उसको वॉच करेगा और एक्सरे सर्जन है प्रॉपर्ली देखता रहेगा, और जहाँ पे ग्राफ्ट है उस ग्राफ्ट पे जाके वो स्टेंट को वहाँ पे स्थापित कर देगा, जिससे एन्यूरिज्म रप्चर नहीं होगा और उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एन्यूरिज्म का मेन ट्रीटमेंट है, जिसके थ्रू अपन एंडोवास्कुलर क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। यानी जो अंदर की जो वेसल्स होती है, जो इनर पार्ट होता है, उसको अपन रिपेयर करके और एन्यूरिज्म को वापस सही कंडीशन के अंदर लेके आते हैं। तो ये इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। इफ़ एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन आस्क टू मी। Thank you.